नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रीवियस ईयर पेपर को। इस पेपर के माध्यम से आपको ओरिजिनल में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसका एक आइडिया लग जाएगा। बाकी मेरे चैनल पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कई वीडियो पहले भी डले हुए हैं, आज भी एक वीडियो अपलोड हुआ है महामैराथन का, आप उन्हें देखकर उसका लाभ उठाएँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है, आप डायरेक्टली वहाँ से उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, सीमित साझेदारी का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सीमित साझेदारी में कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का दायित्व है। तो फर्म के ऋण के बारे में भी साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी की क्या विशेषता होती है? तो इसकी विशेषता ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है कि इसमें एकमात्र स्वामित्व होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक व्यक्ति कंपनी है और क्योंकि यह कंपनी है इसलिए इसमें दायित्व सीमित भी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, व्यावसायिक संगठन का सबसे पुराना रूप है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एकल व्यापार। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त स्टॉक कंपनी में शेयरधारकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज किया है आपको। आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में 200 शेयरधारक हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। अब इन्होंने संयुक्त स्टॉक कंपनी पूछ दिया, इन्होंने न प्राइवेट बताया न पब्लिक बताया। तो जब ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जनरल तौर पे यदि कहा जा रहा है तो इसमें दोनों तरीकों की कंपनियों को शामिल किया जाएगा और उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि एक संयुक्त स्टॉक कंपनी में शेयरधारकों की अधिकतम संख्या शेयरों की संख्या तक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किसी साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मिनिमम साझेदार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, एकल व्यापार को पंजीकृत किया जाना है, अनिवार्य ऐच्छिक कोई प्रावधान नहीं या आवश्यक? तो देखिए एकल व्यवसाय के लिए कोई प्रावधान नहीं बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय में सदस्यता प्राप्त की जाती है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा बी, जन्म से। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी हिंदू परिवार में जन्म लेता है तो यदि कोई एचयूएफ बना हुआ है तो जन्म से ही वो उसका सदस्य बन जाता है। एक शेयर एक वोट का सिद्धांत किस पर लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सहकारिता के ऊपर यह सिद्धांत लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत में आईएसबीएन के आंकलन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखिए आईएसबीएन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ बुक नंबरिंग कहा जाता है इसे, और इंडिया में ये काम राजा राम मोहन राय फाउंडेशन करती है। ये कोलकाता दिया है, ये कोलकाता तो नहीं है, नई दिल्ली की फाउंडेशन है, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी करके इसका नाम है। तो ये तीनों तो नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समाज में व्यवसाय को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तकनीकी प्रगति में बाधा डालना तो सही नहीं है, बेरोजगारी को बढ़ावा देना भी गलत है, और आय की समानता प्रोत्साहित यह नहीं करेगा क्योंकि कोई कम कमाएगा कोई ज़्यादा कमाएगा व्यवसाय के साइज के हिसाब से, तो आय की समानता तो इससे नहीं आती है। ऑप्शन नंबर सी आपकी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक गतिविधि की किस श्रेणी में कच्चे माल को तैयार माल में बदलना शामिल है? तो कच्चे माल को तैयार माल में विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक उद्देश्यों की विशेषता क्या है? तो व्यावसायिक उद्देश्य में विशिष्टता का गुण होना जरूरी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मापनीयता भी होती है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में देखिए यदि आप, तो अनमेजरेबिलिटी दिया है, यानी ये अमापनीयता है, ये ऑप्शन अमापनीयता है। तो यदि डी आपने लगाया होगा तो वो गलत माना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में यदि कहीं कोई कमी पाई जाती है तो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन को ही सही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक गतिविधियों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों को समझने में सहायता करता है। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15,
एक उद्योग को वाणिज्य से अलग क्या करता है? तो उद्योग को वाणिज्य से अलग करता है गतिविधियों का दायरा, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, कच्चे माल को निर्मित माल में बदला जाता है, जबकि वाणिज्य में तैयार हो चुके माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का काम किया जाता है। तो दोनों में अलग अलग गतिविधियां की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्यापार के विपरीत पैसे की क्या विशेषता है? तो व्यवसाय के विपरीत पैसे की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें एक नैतिक आचार संहिता होती है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। व्यवसाय में इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती है। पैसे में इसका पालन किया जाना अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, साझेदारी को लाभदायक क्यों माना जाता है? असीमित दायित्व ये तो लाभ नहीं है, सीमित पूंजी ये भी लाभ नहीं है, सीमित नियंत्रण और विघटन में आसानी, ये दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। सीमित नियंत्रण यहाँ लिखने का इनका मतलब क्या है कि नियंत्रण करने में सीमित लोग शामिल होते हैं। यदि इस नज़रिए से लिखा गया है तो ऑप्शन सी भी सही होना चाहिए और डी भी सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी ज़्यादा सही लग रहा है। तो इसमें मैं 100% श्योर नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना और मुनाफे को मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट ये किसी भी व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्यवसाय विकास के किस चरण में कोई कंपनी आमतौर पर अपनी बाजार पहुंच को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है? तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बाजार पहुंच बढ़ाने का बात कर रहा है, यानी पहुंच ऑलरेडी बन चुकी है, उसे बढ़ाने का ध्यान विकास के चरण में दिया जाता है। परिचय की अवस्था में तो कंपनियां बाजार में इंटर करने के बारे में सोचती हैं, बाजार में पहुंच बढ़ाने का काम विकास के चरण में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है? गैर लाभकारी अभिविन्यास, ये तो गलत हो जाएगा, व्यापार की नहीं, ये सहकारिता की विशेषता है। केवल वस्तुओं का उत्पादन, ऐसा नहीं है, व्यापार में वस्तु सेवाओं दोनों को प्रोवाइड किया जाता है। जोखिम का अभाव तो व्यवसाय में होता ही नहीं है, जोखिम का पुरस्कार ही प्रॉफिट है। लेन देन की निरंतरता, कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्यवसाय को पेशे से अलग क्या परिभाषित करती है? तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर डी, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक आचार संहिता, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा शब्द पारंपरिक से आधुनिक व्यवसाय प्रथाओं में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से सही होगा। 100% श्योर मैं इसमें भी नहीं हूँ। व्यवसायीकरण और पूंजीकरण तो नहीं होगा, औद्योगिकीकरण कुछ कुछ मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, व्यवसाय विकास का कौन सा चरण एक वफादार ग्राहक आधार स्थापित करने और उत्पादों या सेवाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता की अवस्था, मैच्योरिटी स्टेज। परिपक्वता की अवस्था में क्योंकि बहुत सारे कंपटीटर आ जाते हैं, ऐसे में सभी कंपनियां चाहती हैं कि भाई हमारे जो ग्राहक ग्रोथ के पीरियड में बन चुके हैं उनको हम बनाए रखें, वो हमसे छूटकर किसी और कंपनी के पास न जाने पाएँ, यानी वफादार ग्राहक आधार बनाने का प्रयास परिपक्वता की अवस्था में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एकल स्वामित्व की एक विशिष्ट विशेषता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असीमित दायित्व, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता नहीं है? नवप्रवर्तन, निरंतरता, अप्रत्याशितता, लाभ का मकसद। तो लाभ कमाना तो उद्देश्य होता ही है, और व्यवसाय अनप्रिडिक्टेबल भी होता है क्योंकि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता होता। निरंतरता व्यवसाय का एक मौलिक गुण है। नवप्रवर्तन जो है ये मेरे हिसाब से व्यवसाय की विशेषता में नहीं आएगा, ये तो व्यवसाय की स्थापना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सहकारी समिति में सदस्य का दायित्व है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए,
क्योंकि ये सहकारी समिति दोनों तरीके की बनती हैं, सीमित दायित्व की भी बनती हैं और असीमित दायित्व की भी बनती हैं। लेकिन प्रायः इनका दायित्व, सदस्यों का दायित्व जो है लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर भी देखिए ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दिया है। एक नज़रिए से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही है। हालांकि आमतौर पे ये माना जाता है कि सदस्यों का दायित्व लिमिटेड रहेगा सहकारी समिति में, लेकिन असीमित दायित्व की भी सहकारी समितियां बनती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ज़्यादा सही लगता है। क्वेश्चन नंबर 27, किस व्यावसायिक गतिविधि में उत्पादकों से उपभोक्ता तक वस्तुओं का स्थानांतरण शामिल है? तो विनिर्माण में तो निर्माण का काम होता है, सेवा में सेवा प्रोवाइड करने का काम होता है, वस्तु के स्थानांतरण की बात कही गई है तो वो काम होता है विक्रय में, यानी सेलिंग में। ठीक है, तो अब विक्रय तो खुदरा भी हो सकता है, थोक भी हो सकता है। अब ये इन्होंने क्या सोच के दोनों ऑप्शन दिया है। लेकिन यदि उपभोक्ता की बात हो जा रही है तो उपभोक्ता को माल कौन बेचता है? रिटेलर बेचता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मेरे हिसाब से यही सही होना चाहिए। एक नज़रिए से देखें तो सेलिंग में क्योंकि दोनों आते हैं तो सी डी दोनों ही सही हैं, लेकिन उपभोक्ता की बात जब कर ली गई है तो उपभोक्ता तक माल रिटेलर पहुंचाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, व्यवसाय परिचालन का उद्देश्य क्या है? तो व्यवसाय परिचालन का मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय विकास को हासिल करना। यहाँ इंग्लिश में अधूरा दिया हुआ है अचीविंग फाइनेंशियल, ये पूरा ऑप्शन होगा अचीविंग फाइनेंशियल ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संगठनात्मक सफलता के लिए व्यावसायिक उद्देश्य क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि ये दिशा का बोध कराते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि व्यवसाय को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, क्योंकि जैसा उद्देश्य होगा उसी के अनुसार कार्यवाहियाँ होंगी, उसी के अनुसार कामकाज आगे बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, वाणिज्य को उद्योग से क्या अलग करता है? माल का उत्पादन, सामान अंतिम उपभोक्ता को वितरित किया जाता है, पूंजी निवेश और कर्मचारी संबंध। तो देखिए पूंजी निवेश और कर्मचारी संबंध ये दोनों चीज़ें तो उद्योग में भी होती हैं, वाणिज्य में भी होती हैं, तो ये दोनों तो नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में माल का उत्पादन उद्योग की विशेषता बता दिया है। ऑप्शन नंबर बी में सामान अंतिम उपभोक्ता को वितरित किया जाता है, यह वाणिज्य के बारे में बता दिया है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन एग्जामिनर ने सही लगाया है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्यवसाय को नव प्रवर्तन के लिए प्रेरक शक्ति क्यों माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यह प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित होती है, कंपटीशन इनकरेज किया जाता है, तो ऐसे केस में सभी व्यापार चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम विशेष कुछ अलग चीज़ बनाएं ताकि ग्राहक हमारे चीज़ों को ज़्यादा पसंद करें, और इसके लिए वो नव प्रवर्तन करते हैं, इनोवेशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, किस युग में व्यावसायिक क्रियाओं में प्रौद्योगिकी का एकीकरण देखा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, औद्योगिक युग। देखा गया यानी ओल्ड डेज की बात भी इसमें शामिल किया गया है। तो औद्योगिक युग में ये एकीकरण पहली बार हुआ था। हालांकि आजकल सूचना का युग में और ज़्यादा एकीकरण टेक्नोलॉजी का हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। हालांकि ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, एग्जामिनर ने किस नज़रिए से ये क्वेश्चन बनाया है उसके ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वाणिज्य व्यवसाय का एक हिस्सा है। व्यवसाय में वाणिज्य भी आता है और उद्योग भी आता है, तो इस तरीके से वाणिज्य व्यवसाय का एक हिस्सा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, कौन वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन संबंधी पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? तो लेन देन का काम वाणिज्य में किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना किसमें शामिल है? तो कच्चे माल को तैयार माल में उद्योगों में बदला जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संगठन प्रेरणा देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, दक्षता को। व्यावसायिक संगठन से दक्षता बढ़ती है क्योंकि कार्य का विभाजन हो जाता है और विशिष्ट कार्य को किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सौंपा जाता है, जिससे उसका इफिशियंसी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यापार का अर्थ है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
वस्तुओं की खरीद और बिक्री, ट्रेड में खरीद और बिक्री को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, नया व्यवसाय स्थापित करते समय निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विचार है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गहन बाजार अनुसंधान। किसी भी व्यापार को स्थापित करने के पहले डीपली जो है मार्केट रिसर्च किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि जिस काम को हम करने जा रहे हैं, जिस वस्तु को हम बेचने जा रहे हैं, उसे मार्केट में कितने अच्छे तरीके से हम बेच पाएंगे। इसके बाद स्वॉट एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य नए व्यवसाय सेटअप में क्या पहचान करना है? तो स्वॉट 4 अक्षरों से मिलकर बना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक नए व्यवसाय के संदर्भ में स्केलेबिलिटी का अर्थ क्या है? स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि स्केल कितना हो सकता है किसी व्यापार का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विस्तार और बढ़ने की क्षमता। स्केल इसी को कहेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कौन सा व्यवसाय प्रपत्र अपने मालिक को असीमित दायित्व प्रदान करता है? यहाँ पे प्रपत्र नहीं होगा, स्वरूप होगा। फार्म की दोनों हिंदी होती है, प्रपत्र भी होता है और स्वरूप भी होता है। यहाँ स्वरूप होना चाहिए, इन्होंने गलत ट्रांसलेट किया है। यहाँ कहने का मतलब है कि कौन सा व्यावसायिक स्वरूप मालिक को असीमित दायित्व प्रदान करता है। तो असीमित दायित्व एकल स्वामित्व में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त स्टॉक कंपनियों की मुख्य विशेषता क्या है? तो संयुक्त स्टॉक कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि उसका दायित्व सीमित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक सहकारी संस्था को अन्य व्यावसायिक रूपों से क्या अलग करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण। सहकारी संगठन में उसके जो सदस्य होते हैं वही पूरे संस्था को नियंत्रित भी करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, एकल स्वामित्व का मुख्य लाभ क्या है? तो मुख्य लाभ यह है कि निर्णय लेने में आसानी होती है, क्योंकि एक ही व्यक्ति है, उसी को व्यवसाय चलाना है, व्यवसाय के सारे डिसीजन उसे लेने हैं और वो अपने डिसीजन आसानी से ले सकता है बिना किसी रोक टोक के। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, एक सफल व्यवसायी के लिए अनुकूलनशीलता क्यों महत्वपूर्ण है? अनुकूलनशीलता का मतलब होता है कि किसी नई चीज़ को अपना लेना। तो ये गुण होना एक व्यवसायी में जरूरी क्यों है? ये इसलिए ज़रूरी है कि यह परिवर्तनों को नेविगेट करने में मदद करता है, यानी परिवर्तन के अनुसार अपने आप को ढालने में मदद करता है और व्यवसाय को संभाले रखता है, उसे नष्ट नहीं होने देता है। क्वेश्चन नंबर 46, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व क्या होता है? तो असीमित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यवसाय के लिए स्थान महत्वपूर्ण क्यों है? स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्राहक की पहुंच को प्रभावित करता है। किस स्थान पर व्यवसाय स्थापित किया गया है उस पर निर्भर करता है कि कितने ग्राहक वहां पे पहुंच पाएंगे। यदि स्थान ऐसी जगह है जहां कस्टमर आसानी से पहुंच पाए तो व्यवसाय तेजी से फैलेगा, और यदि ऐसे जगह पे व्यवसाय स्थापित कर दिया गया जहां पे ग्राहकों को पहुंचने में दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, तो वो व्यवसाय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए स्थान बहुत महत्व रखता है किसी भी व्यवसाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, एक व्यवसायी की सफलता में लचीलापन की क्या भूमिका है? तो लचीलापन होने से असफलताओं पर काबू पाने में सक्षमता आती है। ठीक है, लचीले हैं आप, समय के हिसाब परिस्थितियों के अनुसार ढल जाएंगे और अब अपने आप को असफल होने से बचा पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। 49, कौन सा गुण व्यवसाय में प्रभावी नेटवर्किंग को बढ़ावा देता है? तो नेटवर्किंग का मतलब है कि अन्य लोगों के साथ अपने संबंध को स्थापित करना, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप में बहिर्मुखता हो, एक्सट्रोवर्जन हो, यानी बाहरी लोगों के साथ मिलने जुलने, मेल जोल बढ़ाने की आपकी प्रवृत्ति हो। तो ऐसे में नेटवर्किंग आपकी ज़्यादा अच्छी होगी। क्वेश्चन नंबर 50, व्यवसाय में प्रभावी नेतृत्व के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्णयशीलता। ये देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का कुछ हिस्सा जुड़ गया है, ये कायदे से नहीं होना चाहिए। हिंदी में इन्होंने लिखा है, अंग्रेजी में नहीं लिखा है, तो इसके आधार पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।